हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए लेके आया हूँ जो सेट 2 का एग्ज़ाम होगा, उसमें जो कक्षा 6 में गणित का जो क्वेश्चन आने की संभावना है। तो सेट 2 की तैयारी आपको करवाऊँगा, जो अवसर ऐप पे होगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे ये दिया गया है चित्र, ये इसका क्या नाम है? त्रिभुज। तो इसमें नाम आ जाएगा त्रिभुज। इसके शीर्ष कितने हैं? इसके 3 शीर्ष हैं और 3 ही इसके कोने हैं और 3 ही इसके किनारे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज नाम है, 3 कोने, 3 शीर्ष, 3 ही किनारे। फिर उसके बाद आपके पास अगला चित्र है, जो उसमें क्या है? इसका नाम है आपके पास चतुर्भुज। चतुर्भुज या आयत है इसका नाम। आयत इसका नाम लिखोगे। शीर्ष इसके 4 हैं, कोने भी 4 हैं इसके, और किनारे भी 4 हैं। ठीक है, तो शीर्ष भी 4, कोने भी 4, किनारे भी 4। और फिर आता है ये वृत्त। इसका नाम क्या है? वृत्त है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखोगे? वृत्त। इसके 0 शीर्ष हैं। कितने हैं? 0 शीर्ष हैं, 0 कोने हैं, 0 किनारे हैं। तो तीनों में 0 0 0 आएगा। फिर उसके बाद आपके पास आता है वर्ग। इसका नाम है वर्ग। वर्ग वर्ग के 4 शीर्ष हैं, 4 कोने हैं और 4 ही किनारे हैं। ठीक है, 4 शीर्ष हैं, 4 कोने हैं, 4 ही किनारे हैं। फिर उसके बाद है आपके पास ये चित्र है आपके पास, इसका नाम है अष्ट अष्ट कितनी है? ये 3 और षटभुज है। ये इसका नाम है षटभुज, यानी 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज होती है। इसके 6 शीर्ष होंगे। ठीक है, 6 ही कोने हैं और 6 ही इसके किनारे हैं, यानी भुजाएं हैं। तो इसका नाम है षटभुज। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहता है सबसे कम भुजाओं वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो सबसे कम भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आकृति को देखकर लिखिए वृत्त का केंद्र क्या है? तो देखिए इसमें वृत्त का केंद्र है ओ। क्या है? वृत्त का केंद्र ओ लिखोगे। फिर वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या है आपके पास ओ ए, ओ बी, ओ सी। 3 त्रिज्याएं आप लिख सकते हो, ओ ए, ओ बी और ओ सी। फिर तीसरे में आप लिखोगे वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास आप लिख दे ए सी। ए से सी तक पूरी लाइन जो है ये व्यास है ए सी। फिर वृत्त, वृत्त का नाम, तो इस वृत्त का नाम आप लिख सकते हो वृत्त केंद्र के ओ के साथ है ये वृत्त का। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा है कि आयत का चित्र दिखाया गया है, इसके कोणों का योगफल कितना है? तो जो आयत हो, चतुर्भुज हो कोई भी, तो उसके कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये आपने याद रखना है। चतुर्भुज कोई भी हो, आयत हो, वर्ग हो, या कोई भी चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, उसके कोणों का योगफल 360 होता है। फिर उसके बाद निम्न आकृति में व्यास को कौन सा रेखाखंड दर्शाता है? तो इस में व्यास जो है आपके पास कौन सा चित्र है? देखो, तो ये व्यास पी से क्यू तक जो रेखा जा रही है, पी से क्यू तक ये वाली लाइन, तो ये व्यास है। तो पी क्यू इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास। तो व्यास जो है वो दूसरा है, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये है तीसरा पी क्यू आंसर। फिर है दिए गए चतुर्भुज में कोण ए और सी कैसे कोण हैं? तो ये आपके पास चतुर्भुज दी गई है, तो इसमें कोण ए और सी कैसे हैं? अब ये ए कोण है, ये सी कोण है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने कोण हैं, तो इन्हें हम सम्मुख कोण कहते हैं। तो इसका आंसर तीसरे का आ जाएगा, सम्मुख कोण। ठीक है, फिर दिए गए त्रिभुज में अभ्यंतर में कितने बिंदु दर्शाए गए हैं? अभ्यंतर का मतलब त्रिभुज के अंदर कितने बिंदु हैं? तो अंदर इसके ओ और एस हैं 2 बिंदु, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तीसरा ऑप्शन है इसका 2। फिर 8वां क्वेश्चन है, दिए गए बहुभुज के कितने शीर्ष हैं?
तो दिए गए बहुभुज के 4 शीर्ष हैं ABCD, तो ये 4 शीर्ष इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में 4। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 4। फिर उसके बाद है द्विआयामी आकृतियों में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो द्विआयामी आकृतियों में जो चौथा ऑप्शन है आपके पास ये गलत है। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती, तो ये ऊंचाई जो है ये गलत दी हुई है, ऊंचाई नहीं होती द्विआयामी आकृतियों में। फिर 10वां क्वेश्चन है इनमें से कौन 2D आकृति का उदाहरण नहीं है। तो इसमें बेलन जो है वो 3D है, 2D नहीं है, तो बेलन इसका आंसर आ जाएगा 10वीं का। फिर उसके बाद आपके पास है अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति के संदर्भ में कौन सा विकल्प आसन भुजाओं का युग्म नहीं है। ठीक है, तो आसन भुजाएं नहीं है जो वो है आपके पास आसन भुजाएं वो होती हैं जिनमें जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में जैसे पहला में है ए बी और BC, तो इसमें भी B है इसमें भी B है, तो दोनों में नाम जो है एक अक्षर कॉमन होना चाहिए, तो वो आसन भुजाएं हैं। तो इसमें दोनों में A है कॉमन, इन दोनों में D कॉमन है, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इसमें AB और DC, इनमें दोनों में कोई भी कॉमन अक्षर नहीं है, तो आपका आंसर ये होगा, ये आसन भुजाएं नहीं है। ठीक है, चौथे ऑप्शन में आसन भुजाएं नहीं है AB और DC, ये सम्मुख भुजाएं हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिज्या खंड कौन सा है। तो त्रिज्या खंड ये देखिए त्रिभुज है, ये वृत्त के अंदर त्रिज्या खंड क्या है, E से D जो है वो त्रिज्या खंड है, ED त्रिज्या खंड है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ये त्रिज्या खंड है आपके पास OAB, यहाँ से OA और ये B, ये त्रिज्या खंड है जो त्रिज्याओं से घिरा हुआ आकृति होती है, तो ये आ जाएगा AOC नहीं AOB आएगा, यानी दूसरा ऑप्शन आपका आंसर सही आएगा। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में CD क्या है। CD जो होती है वो जीवा होती है, CD जो है ये जीवा है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, कैसे होते हैं, समान, दूसरा आंसर इसका सही है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। त्रिभुज के कितने समकोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद है वर्ग बनाने के लिए हमें केवल एक भुजा की जरूरत होती है, क्योंकि वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और एक भुजा अगर मिल जाए तो हम वर्ग बना सकते हैं। आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ए ऑप्शन इसका आंसर है। फिर उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, निम्न दिए गए कथनों के लिए सही गलत लिखें। तो एक आयत बनाने के लिए दो आयामों के मापों की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। तो जो सही है उसके ऊपर टिक करूँगा, जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस कर दूंगा। प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भी सही है। एक वृत्त में कई केंद्र हो सकते हैं, तो ये गलत है, एक ही केंद्र होता है एक वृत्त में। ठीक है, फिर है एक वृत्त में कई त्रिज्याएं हो सकती हैं, तो ये सही है, कई त्रिज्याएं हो सकती हैं। एक आकृति तभी बहुभुज कहलाती है जब वो रेखाखंडों से बनी हो, तो ये भी सही है। वृत्त को बहुभुज नहीं कहा जा सकता, तो ये भी सही है, वृत्त को बहुभुज नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी कई भुजाएं नहीं होती। फिर इसके बाद है आपके पास आगे निम्न में से कौन सी वस्तुएं ठोस आकारों का उदाहरण है। तो ठोस आकारों का उदाहरण जो है आपके पास ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बस ये और ये दो नहीं है, ये क्योंकि ये द्विआयामी आकृतियाँ हैं, बाकी सभी तीन त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना है कि इधर दिया गया है ये, जैसे आपके पास 6 फलक 12 किनारे और 8 शीर्ष किसके हैं। तो ये आपके पास घन होता है, इसमें इसके होंगे। फिर उसके बाद आपके पास है जो 5 फलक
9 किनारे और 6 शीर्ष किस में होंगे? तो 5 फलक, 6 किनारे और 9 शीर्ष इस आकृति में हैं। फिर है 5 फलक, 8 किनारे और 5 शीर्ष किस में हैं? तो ये आकृति आपके पास है, इसमें है ये। फिर उसके बाद है ये वाला, तो इसमें 4 फलक किस में है? इसमें है, ठीक है। और फिर 7 फलक, 15 किनारे किस में हैं? तो 7 फलक होने चाहिए, 15 किनारे होने चाहिए। तो ये वाली आकृति जो है इसमें 7 फलक हैं, 15 किनारे हैं, तो ये आप काउंट कर सकते हो। फिर है निम्न कौन सी गोल आकृति, गोल वस्तु नहीं है? तो जो जन्मदिन की टोपी होती है वो शंकु के आकार की होती है, वो नहीं है, बाकी सभी हैं। फिर है नीरज के पास एक वस्तु है जिसका आधार त्रिभुजाकार है, तो यह उदाहरण हो सकता है। तो ये हो सकता है त्रिभुजाकार प्रिज्म का भी हो सकते हैं, या त्रिभुजाकार पिरामिड का हो सकता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है नीचे दी गई क्यूब है, इसमें दर्शाए गए हैं कितनी फलक नज़र आ रही हैं? तो इसमें 3 फलक नज़र आ रही हैं, 3 फलक हमें नज़र नहीं आ रही, तो इसका आंसर 3 आएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। फिर उसके बाद है आपकी गणित की पुस्तक का आकार कैसा है? तो आपकी गणित की पुस्तक का आकार जो है वो घनाभ के आकार का होगा। फिर है राहुल के पास एक खिलौना है जिसके 5 फलक हैं, 6 किनारे हैं और 9 उसमें, ठीक है। खिलौने की वो पहचानो, क्या हो सकता है वो? जिसके 5 फलक हों, 6 शीर्ष हों, 9 किनारे हों। तो 5 फलक, ये कोलाइडोस्कोप हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? ये कोलाइडोस्कोप हो सकता है। फिर है एक त्रिभुजाकार पिरामिड के कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं, इसकी आकृति मैं आपको आगे आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपके पास, उसके बाद है नीचे दी गई आकृति के कितने फलक हैं? तो इस जो आकृति दी गई है इसके कितने फलक हैं? 1 2 3 4 5 फलक हैं इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास नीचे ये दी गई आकृति है जो, इसमें कितने कोने हैं? यानी इस आकृति में जो कितने कोने हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 4 और 2 6 कोने हैं इसमें। कितने हैं? 6, तो इसका आंसर 6 है, ठीक है। फिर त्रिआयाम वस्तुओं में से कौन सी वस्तु के किनारे 0 हैं? तो 0 कौन सी वस्तु के किनारे हैं? देखिए, तो 0 जो है इस बेलन के नहीं हैं, कोई भी किनारा, इसके किनारे 0 हैं। ईंट किसका उदाहरण है? 5वां क्वेश्चन है, ईंट घनाभ का उदाहरण है। फिर है ये त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने किनारे हैं? तो ये त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, तो इसके किनारे हैं आपके पास 1 2 3 4 किनारे हैं इसमें। 1 2 3 4 किनारे कितने हैं? किनारों का मतलब है इसमें कितनी लंबाई, कितनी लाइनें हैं? तो इसमें लाइनें हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें हैं, 6 किनारे हैं इसमें, ठीक है। और 4 इसके शीर्ष होते हैं। वह कौन सी त्रिआयामी वस्तु है जिसमें एक जैसे 6 फलक होते हैं? तो वो घन होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही है। फिर इसमें क्यूब दी गई है, इसमें कितने छोटे, कितने वर्ग होते हैं? पूरे रूबिक क्यूब में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें देखिए कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग आपको चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो ऊपर तो 9 है, ठीक है। पूरे रूबिक क्यूब में कितने वर्ग होंगे? वर्ग लिखने हैं, तो इसमें है आपके पास, तो इसमें देखिए क्योंकि इसके कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं और एक फलक में 9 है, तो 6 फलकों में कितने हो जाएंगे? 9 छिके 54, तो डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। 54 इसमें फलक हैं सारे, यानी 54 वर्ग आएंगे इसमें टोटल। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। फिर उसके बाद है आपके पास
एक धनात्मक पूर्णांक हमेशा, पूर्णांक से संबंधित है ये पाठ से, तो एक धनात्मक पूर्णांक हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नेहा -8 और -3 पर अनु खड़ी है, तो उनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? तो उनके बीच में आपके पास 2 2 4 पूर्णांक हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, तो 4 पूर्णांक इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद है, निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक 0 से छोटा होता है, ये सही है। 0 या तो ऋणात्मक पूर्णांक और न ही धनात्मक है, ये भी सही है। -2 संख्या रेखा पर दाईं ओर दर्शाई जाएगी, तो ये गलत है। तीसरा पार्ट जो है वो गलत है। चौथा भी सही है, तो इसमें आंसर 3 आएगा, तीसरा ऑप्शन है। फिर राहुल संख्या रेखा पर -8 4 पर खड़ा है और 5 पर पहुंचने के लिए उसे कितने कदम लेने होंगे? तो उसे जो है 9 कदम दाईं ओर चलना पड़ेगा। 9 कदम, कितने कदम? 9। ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 पे पहुंचना है तो 9 कदम दाईं ओर जाएगा वो। फिर उसके बाद है आपके पास, निम्न आकृति में दर्शाए गए बिंदु के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसमें आकृति में देखो -4 के ऊपर एक बिंदु लग रहा है काला सा, तो बिंदु पूर्णांक 2 के बाईं ओर है, तो बिंदु जो है पूर्णांक 2 के बाईं ओर है, ये गलत है। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास, ये बड़ा कर देते हैं थोड़ा तो आपको ताकि समझ में आए अच्छी तरह से। तो ये देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये बिंदु 2 के बाईं ओर है, ये गलत है। फिर दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ये -5 के बाईं ओर दर्शाया गया है, तो -5 के ये दाईं ओर है, ये भी गलत है। 0 से दाईं ओर है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? तो जो चौथा ऑप्शन आएगा वो सही आएगा इसमें, क्योंकि इनमें से पहले 3 ऑप्शन तीनों गलत हैं। निम्न कथनों में के लिए उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांक रूप लिखें। तो बैंक खाते में 300 रुपये निकालना, तो ये -300 आएगा। ठीक है, पहले में क्या आएगा? -300। ठीक है, अगर हम 300 रुपये निकालेंगे तो कम होंगे, तो -300 लिखेंगे। फिर दूसरे में क्या लिखना है? कश्मीर का तापमान 0 से 10 डिग्री कम है, तो ये -10 लिखेंगे, ऐसे -10। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, हवाई जहाज भूमि से 7000 मीटर ऊंचाई पर है, तो 7000 ही लिखेंगे, जमा का 7000। और बैग बेचने पर दुकानदार को 200 रुपये की हानि होती है, तो -200 लिखेंगे, -200। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिखना है। अगर तो हाँ लाभ होता तो जमा 200 लिखते। अब उसके बाद है, युग्म में कौन सी संख्या रेखा के दूसरी संख्या के दाईं ओर है? दाईं ओर जो होगी बड़ी संख्या होगी, तो इसमें से 8 संख्या दाईं ओर है, इसमें से 0 जो है वो दाईं ओर है, इनमें से -4 जो है दाईं ओर है। ठीक है, -4। फिर उसके बाद है, इनमें से 7 दाईं ओर है, चौथे के ऑप्शन में से 7 जो है दाईं ओर, जो बड़ी संख्या होगी वो दाईं ओर होगी। निम्न कथनों में सही या गलत चुनाव करें। तो संख्या रेखा पर -5 -15 के दाईं ओर है, तो ये सही है। -5 बड़ा है, -15 छोटा है, तो -15 के दाईं ओर होगा -5। दूसरा है, -20 पूर्णांक -21 से बड़ा है, तो ये भी सही है, दोनों आंसर सही हैं इसके। फिर है दूसरा 9वां क्वेश्चन है अगला, इसमें देखिए -6 -5 के बीच कितनी पूर्णांक हैं? तो -6 और -5 के बीच में 10 पूर्णांक होते हैं, आप काउंट करके देखना, संख्या रेखा पे बना के देखना। फिर है -7 और -2 के बीच स्थित संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो -7 और -2 के बीच में जो संख्याएं हैं, तो -6 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, तो आगे है
पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे ये है, इसका जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, जमा का 10, और इसका आंसर आएगा -12, ठीक है। और इसका आंसर आएगा, इसका भी आंसर -12 आएगा, और इसका आंसर 15 जमा के हैं, माइनस के 3 हैं, तो इसका आंसर जमा के 12 आएगा, ठीक है। तो ये आपने आंसर करने हैं इनके। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते, जैसे 4 से 8 अधिक, तो 4 में 8 जोड़ दो, 12 आ जाएगा, ठीक है। 12 पे जाएगा संख्या रेखा पे। और -5 से 12 कम, तो जब -5 से 12 कम करेंगे यानी माइनस करेंगे तो -17 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -17, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, संख्या रेखा पे ये प्रदर्शित करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आ जाएगा -12 है, जमा के 9 है, -4 और -8 -12 हो जाएंगे, और जमा के 9 है तो -3 इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। दूसरे में -65 हैं, ठीक है, जमा के 25 हैं, तो माइनस के माइनस के आ जाएंगे 40, ठीक है, माइनस के 40 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि -40 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, घटाइए। 45 में से 15 को घटाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 जमा का, ठीक है। फिर इसका आंसर आ जाएगा, जब 2 माइनस इकट्ठे आते हैं तो प्लस हो जाते हैं, तो 25 + 12 37, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास जमा के 45 माइनस के 40, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा जमा का, ठीक है। और ये 4th पार्ट है जो आपने कर लेना है। इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि बीच में 2 माइनस इकट्ठे आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है आपके पास, -3 और -8 को जोड़, -3 -5 -8 होते हैं, और यहाँ पे -3 जमा 5 हो जाएगा, तो माइनस जमा के 2 आएंगे, तो इसमें छोटे और बड़े का निशान है, जमा का 2 जो है -8 से बड़ा होता है, तो इसमें ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में जब माइनस के 20 हैं, जमा के 9 हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और ये तो आपने इनको ऐड करना है, और आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। फिर उसके बाद है, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको साइंस और मैथ की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है बच्चों। फिर और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करनी है वीडियो को, ताकि वो भी पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। फिर छठा पार्ट है, छठा क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है आपने। तो ये मान आपने निकालना है, खुद करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, तो ये संख्या रेखा पर कोई पूर्णांक का योग दर्शाया गया है। तो जैसे ये 5 से शुरू हुआ, 5 से 0 पे आया, ठीक है, और फिर ये 5 से जो है -6 पे गया सीधा, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपके पास, तो इसमें दर्शाया गया है कि जब हम 5 में से -11 घटाते हैं, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से संख्या रेखा पर आएगा। फिर उसके बाद है, संख्या रेखा पर ये बिंदु दिया गया है, तो ये इनमें से कौन सा सही योग है। तो ये बिंदु जो है -6 पर है, तो जिनका योग -6 है, जैसे आपके पास ये तीसरा ऑप्शन है, इन तीनों का योग -6 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, जय हिंद।